नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से और दुनिया के दो बड़े पावरफुल देश ग्रीस और टर्की से। अब खास तौर पे कहा जा रहा है कि ग्रीस और टर्की के बीच में जो आपसी तनाव है, उसी के बीच में भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और पाक के बड़े भाई जो टर्की है, उनकी जो हवा है वो टाइट कर दी है भारत ने, क्योंकि भारतीय नौसेना शुरू कर रहा है ग्रीस के साथ पहला नौसैन्य अभ्यास कर रहा है नेवी का। और इस कारण से देखें तो जो तुर्की है उसकी हवा पूरी तरह से टाइट है। और ग्रीस और टर्की के बीच में देखें तो हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है और इस कारण से और टर्की परेशान है कि उसके दुश्मन देश के साथ मिलकर भारत आखिर करना क्या चाहता है। और इसी मुद्दे की आज चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे अहम पहलू हैं। पहले तो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करेंगे, फिर भारत और ग्रीस के जो संबंध है उनका जो ऐतिहासिक पहलू है उसकी हम बात करेंगे, और इतिहास से लेकर माने कि पहले से लेकर आधुनिक युग यानी नए जमाने तक जो संबंध है उस संबंध की बात करेंगे। और फिर देखेंगे भारत और ग्रीस का जो रक्षा सहयोग है आखिर वो क्यों चर्चा में है। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, खासतौर पर जो भी कार्यक्रम संचालित होने वाले हैं उन पर बात करेंगे, और इस अभ्यास का आखिर सामरिक पहलू क्या है। और इसी के साथ इंडियन जो मिडिल यूरोप कॉरिडोर है वो भी चर्चा में है। उसमें खास तौर पे टर्की को एक तरह से बाहर किया है भारत ने, तो उस कारण से पहले से ही देखें तो टर्की जो है वो भारत से खुन्नस खाए हुए है और अपनी जो एक अहमियत है वो खोने से वो नाराज है। और इसमें खास तौर पे टर्की जो है तुर्की और पाकिस्तान के संदर्भ में जो संबंध है, अब कहीं ना कहीं देखें तब उसी रणनीति पर भारत जो है वो ग्रीस के साथ क्या कर रहा है, अपने संबंध विकसित कर रहा है। और इस कारण से टर्की और नाराज हो चुका है कि अब क्या कर रहा है कि भारत जो है वो तुर्की के सबसे चिर प्रतिद्वंदी जो दुश्मन है उसके साथ बड़ा नौसैन्य अभ्यास करने जा रहा है। तो इस कारण से अब टर्की की हालत खराब हो रही है। इस अभ्यास के जो भी लाभ है भारत के संदर्भ में उस पर हम बात करेंगे, जो भी जुड़े हुए अन्य पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। साथ ही इस कॉरिडोर के बनने और इसके जो प्रभाव हो सकते हैं पूरे कह सकते हैं कि यूरोप के संदर्भ में, मिडिल ईस्ट के संदर्भ में, उसकी भी चर्चा करेंगे। और भारत क्यों अहम एक धुरी बनते जा रहा है खासतौर पे मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और इसमें जो भी कॉरिडोर से जुड़े हुए अहम पहलू हैं उन पर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके जो भी भारत के लिए महत्व है, चाहे वो रणनीतिक स्तर पे हो या फिर काउंटर करने के स्तर पे हो, निर्यात संवर्धन के स्तर पे हो, ऊर्जा खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, उन सभी पर बात करेंगे। और इस कॉरिडोर से जुड़े हुए जो भी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के स्तर पे जो इसका सिग्निफिकेंस है उस पर भी हम बात करेंगे। अन्य जो जुड़े हुए पहलू होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तुर्की ग्रीस की जो दुश्मनी है उसके बीच भारत के द्वारा जो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया है, ये तो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस कारण से देखें तो टर्की एक तरह से परेशान भी दिख रहा है। तो अगर हम बात कर लें कि दुनिया की जो बदलती हुई इस समय भू राजनीति है उसमें देखें तो भारत एक तरह से केंद्र बिंदु में बना हुआ है। और खास तौर पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करेंगे, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करेंगे, तो इसको लेकर भूमध्य सागर तक अपनी जो उपस्थिति है वो मजबूत करने की जो कवायद है वो किसने शुरू कर दी है, तो वो भारत ने शुरू कर दी है। और इसी क्रम में देखेंगे तो भारत और ग्रीस का पहला जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है वो अब होने जा रहा है। और ये कब होने जा रहा है, तो 13 से लेकर 18 सितंबर 2025 के बीच में ये अभ्यास खास तौर पे संचालित होगा। और इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इसमें आईएनएस जो त्रिकंद है उसकी भागीदारी होगी। इस भागीदारी से ये अभ्यास न केवल सैन्य कौशल साझा करने का एक मंच बनेगा, बल्कि ये जो पूरा अभ्यास है ये भारत ग्रीस के बढ़ते हुए जो रक्षा सहयोग है, जो डिफेंस एक तरह से जो पार्टनरशिप है उसे और आगे बढ़ाएगा। और ये जो अभ्यास है न सिर्फ सैन्य सहयोग का एक सिंबल है, ये केवल प्रतीक तक नहीं है, बल्कि तुर्की पाकिस्तान का जो समीकरण है और बदलते हुए जो वैश्विक शक्ति संतुलन है उसके संदर्भ में भी भारत की एक रणनीतिक स्तर पे देखें तो एक पारी कही जा रही है। और इसी कारण से एक तरह से देखें तो दुनिया के लिए ये अभ्यास चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बात करेंगे। जैसे अगर थोड़ा सा भारत और ग्रीस के जो भी संबंध हैं उनकी अगर हम बात करें कि भारत और ग्रीस के बीच में जो भी संबंध रहे आखिर वो किस तरह के रहे, तो थोड़ा सा एक टाइमलाइन के हिसाब से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये संबंध आज के नहीं है, ये प्राचीन संबंध रहे, ये प्राचीन सांस्कृतिक संबंध
संबंध रहे, क्योंकि सिकंदर की चर्चा होती है। सिकंदर और चाणक्य के युग में देखेंगे तो भारत और ग्रीस के बीच में एक कल्चरल जो रिलेशन था, एक सांस्कृतिक जो संबंध था, उस समय भी विकसित था। दर्शन और जो भी व्यापारिक रिश्ते हैं ये काफ़ी पुराने रहे। अगर थोड़ा सा हम आधुनिक काल की बात करें, आज़ाद भारत की बात करें, थोड़ा सा हम आधुनिक समय में आए तो देखिए स्वतंत्रता के बाद से ग्रीस ने भारत के साथ अच्छे जो अपने राजनयिक संबंध है वो स्थापित किए, बेहतर संबंध किए। शीत युद्ध काल में देखेंगे तो जो ग्रीस है वो नाटो का हिस्सा रहा, लेकिन भारत के साथ उसके जो रिश्ते थे वो हमेशा शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण रहे। नए युग की अगर बात करें 2020 के बाद, अगर भारत और ग्रीस के जो रिश्ते हैं उसकी अगर बात करेंगे तो चीन, पाक, तुर्की जो धुरी कही जाती है, धुरी के उदय के साथ ही ग्रीस और भारत दोनों जो भी इनकी साझा सुरक्षा चिंताएं हैं उनकी बात की है, उन पर चर्चाएं की है, और इसने देखें तो दोनों के रणनीतिक सहयोग की दिशा में तेजी आगे बढ़ने पर एक तरह से मदद का भी एक रास्ता क्लियर किया। और इसी कारण से दोनों देश मिलकर कई सारे मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा कह सकते हैं कि ये तैयार रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत ग्रीस का जो रक्षा सहयोग है हाल के समय देखेंगे तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। खासतौर पे भारतीय जो एक बड़ा युद्धपोत है त्रिकन वो पहुंचा हुआ है, और डिफेंस कोऑपरेशन जो एग्रीमेंट 2024 है उसकी अगर हम बात करें तो इसके अनुसार तीनों सेनाओं थल, जल, वायु के जो भी बीच नियमित जो संवाद है, खुफिया जो जानकारी है वो शेयर करने की बात है। और वायुसेना के जो अभ्यास हैं, जैसे इनकोइस की बात करेंगे 25 की, जो ग्रीस 2025 में भारत का जो SU-30 है वो इसमें क्या है शामिल हुआ था। इसके अलावा IAL जो 78 है, या फिर इसके अलावा कई सारे सी जो 17 है वो इसमें शामिल हुए थे। तो इस तरह के जो बड़े स्तर के जो अभ्यास हैं वो खास मायने रखते हैं। जो तरंग शक्ति 24 है भारत 2024 में, ग्रीस का जो यूरो फाइटर जो टाइफून है, जो यूरो फाइटर जो टाइफून है वो इसमें क्या किया था, भाग लिया था। ऐसे ही देखेंगे राफेल जो अभ्यास 2024 का, ये भी बड़ा चर्चा में था, क्योंकि भारत ने अपने जो राफेल विमान है उन राफेल विमान को क्या किया था कि इस ग्रीस में भेजे थे अभ्यास के लिए। तो इस तरह की जो चर्चाएं थी वो खास मायने रखती हैं। यही नहीं, अगर नौसेना सहयोग की बात करेंगे तो अभी हाल ही में 2025 में जो INS तमाल है, ग्रीस जो कूजा रिटियोसोस है, इसने पूर्वी भूमध्य सागर के पास ही किया था, एक्सरसाइज किया था। अब INS जो त्रिकंध है ये द्विपक्षीय अभ्यास में शामिल होने के लिए पहुंच चुका है। तो इस तरह की जो उच्च स्तरीय जो अभ्यास जो दौरे हैं ये चर्चा में है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो अमरप्रीत सिंह है ये जून 2025 और सेना के जो DGMO है ये 2024 में ग्रीस का दौरा कर चुके हैं। तो बड़े जो अपने देश के सैन्य अधिकारी हैं वो ग्रीस की दौरा कर चुके हैं। इस दौरे ने एक जो डिफेंस डिप्लोमेसी है वो भारत और ग्रीस के बीच में उसकी दशा दिशा तय कर दी है, और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। हथियार के स्तर पे, तकनीक के स्तर पे देखेंगे तो दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, या फिर लाइटनिंग जो ड्रोन है, या फिर लॉन्ग रेंज के जो क्रूज मिसाइल है, उन पर एक तरह से देखेंगे तो भारत के जो भी रक्षा उत्पाद हैं उन पर हमेशा क्या है कि ग्रीस की नज़र है, ग्रीस उन्हें लेना चाहता है, खरीदना चाहता है। और अभी ये जो अभ्यास हो रहा है ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि इसके कई सारे मायने हैं। जैसे अगर थोड़ा सा इसके फोकस बिंदु की बात करें कि आखिर किस चीज़ पर ये केंद्रित है, तो देखिए इंटर ऑपरेबिलिटी पर ये पूरी तरह से आपसी दोनों देशों के जो सेनाएं हैं उनके तालमेल पर ये एक तरह से बेस्ड है। जैसे देखेंगे तो एंट्री ड्रोन जो अभ्यास हैं उन पर क्या है ये डिपेंड है। पनडुब्बी रोधी जो ऑपरेशन है, जो सबमरीन से जुड़े हुए एंटी जो एक्सरसाइज हैं उन पर है। समुद्री निगरानी पर ये पूरा अभ्यास केंद्रित है। और यही नहीं, अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति होती है उस पर ये अभ्यास हो रहा है। स्थान खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूर्वी जो भूमध्य सागर है, जो एक तरह से ऊर्जा संसाधन और सामरिक दृष्टिकोण से देखें, मेरीन रूट्स के दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा ही सेंसिटिव होता है। तो ऐसे जगह पर ये किया जा रहा है जो दुनिया के लिए बड़ा ही संवेदनशील है।
और इसी कारण से ये अहम हो जाता है, इसका महत्व भी हो जाता है, क्योंकि ये जो अभ्यास है ये भारत को यूरोपियन थिएटर में एक भरोसेमंद जो कह सकते हैं कि पार्टनर है उस रूप में ये स्थापित करेगा। तो पूरा जो यूरोपीय जो पूरा एक सिनेरियो है, यूरोपीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर भारत की जो एक पकड़ है, एक उपस्थिति है, वो क्या होते जा रही है, वो मजबूत होते जा रही है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप का जो आर्थिक गलियारा है उसमें जो भारत की साझेदारी है, उस साझेदारी में भारत और ग्रीस के बीच में जो संबंध है वो पहले से काफ़ी बढ़े हैं और भी आगे बढ़ते जाएंगे, और वो एक आशाजनक मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। तो उसके बारे में भी देख लेंगे कि आखिर ये जो चर्चा हो रही है कि जो कॉरिडोर है जिसको लेकर आप देखेंगे तो पहले से भी जो टर्की है वो खुन्नस खाए हुए, क्योंकि एक तरह से टर्की इस पूरे रूट्स के बनने से देखेंगे तो उसकी जो अहमियत है वो कम हो रही है। इस कारण से टर्की ने पहले ही कहा कि इसका एक वैकल्पिक जो रूट्स है उसका हम प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन अब ये जो कॉरिडोर है ये खास तौर पे चर्चा में, क्योंकि सीधे आप देखिए तो भारत से जो ग्रीस तक के जुड़ने की बात कही जा रही, भारत से सीधे मिडिल ईस्ट या कह सकते हैं कि गल्फ कंट्री से होते हुए जो यूरोप के देश हैं वो इससे जुड़ने वाले हैं। तो इस कारण से देखें तो भारत इसमें चूंकि अहम पड़ाव रखता है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में सीधे भारत से ये कॉरिडोर जुड़ता है। तो इस कारण से भी देखेंगे तो ये अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एजियन सी की जो स्थिति है ये काफ़ी अहम होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तुर्की जो ग्रीस विवाद है वो खास तौर पे एजियन सागर से लेकर साइप्रस तक इसका विस्तार माना जाता है, और इसी में ये तुर्की और ग्रीस के बीच के जो संबंध है ये हमेशा क्या रहे, हमेशा तनावपूर्ण रहे। अगर आप देखेंगे ग्रीस और टर्की की अगर बात करेंगे तो इनके बीच के जो रिलेशन है वो आज से नहीं, काफ़ी पहले से क्या है, ये तनावपूर्ण रहे। ये दोनों, ये अलग बात है कि ये किसके सदस्य रहे, ये दोनों नाटो के मेंबर रहे, लेकिन एक संस्था में रहते हुए, जैसे आप देखेंगे कई सारे ऐसे समूह है, संगठन जहां भारत पाकिस्तान क्या है उसके मेंबर हैं, लेकिन कभी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते। यह अलग बात है कि हमेशा पाकिस्तान की गलती होती है, या फिर देख सकते हैं कई सारे मुद्दों पर भारत चीन एक दूसरे से सहमत नहीं होते, लेकिन जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, रिक हो, या अलग अलग कह सकते हैं कि अभी जैसे एससीओ संगठन हुआ उसमें वो दोनों भागीदारी की है। ये अलग बात है कि इसमें भारत चीन मिले हुए हैं एक दूसरे से, काफ़ी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सहमत हैं, लेकिन इनकी अगर बात करें तो ये हमेशा क्या है, एक दूसरे के विरोध में रहे। दोनों कई बार देखें तो इनकी स्थिति युद्ध के आसपास बनी रहती है। मुख्य विवाद एजियन सागर में जो समुद्री सीमाएं हैं उसको लेकर इनके बीच में जो विवाद है वो देखने को मिलता है। एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है EEZ है उसको लेकर ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, लड़ते रहते हैं, क्योंकि जो एजियन सागर है इसमें EEZ आप जानते हैं जो यहाँ पर पूरा क्षेत्र होता है उसके संसाधनों को दोहन को लेकर ये दोनों एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तुर्की का हमेशा दावा रहता है कि ग्रीक के जो द्वीप हैं, जो आइलैंड है, वो EEZ का अधिकार नहीं रखते हैं, जबकि ग्रीस जो है ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री जो कानून जो संधि है उसके तहत अपने द्वीपों को लेकर पूर्ण जो समुद्री क्षेत्र है वो दावा करता है। और अक्सर इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में मतभेद देखने को मिलते हैं। हवाई क्षेत्र को लेकर भी देख सकते हैं मतभेद है, क्योंकि ग्रीस जो है ये 10 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है उसे एयर स्पेस का स्तर पे दावा करता है, जबकि तुर्की केवल 6 नॉटिकल मील को ही सही मानता है। पूर्वी अगर भूमध्य सागर की हम बात करें तो ये भी इनके बीच में विवाद का कारण है, क्योंकि भूमध्य सागर में जो माइनिंग है, माइनिंग से जुड़े हुए जो राइट्स हैं, जो नेचुरल गैस है उसके जो भी रिजर्व हैं, उनके खोज को लेकर इन दोनों के बीच में तनाव देखने को मिलता है। और सबसे खास जो विवाद इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है वो साइप्रस जो आइलैंड है उसको लेकर होता है। अगर साइप्रस द्वीप की बात करेंगे तो उससे जुड़े हुए विवाद दोनों के बीच में, और ये आज का नहीं है, ये 1974 से इन दोनों के बीच में विवाद है। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी भाग में सैन्य कार्रवाई कर पूरे कब्जे को, अपने क्षेत्र को कब्जे में ले लिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी तक मान्यता नहीं मिली है। तो केवल क्या है कि जो तुर्की है वो इसे एक तरह से उत्तरी साइप्रस के रूप में मानता है, लेकिन ये जो डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में, ये ग्रीस को भारत जैसे सहयोगी की ओर एक तरह से कह सकते हैं कि पुश करता है, धकेलता है।
जो तुर्की की जो विस्तारवादी नीति है उसका विरोध करते हैं। तो इस कारण से देखेंगे तो जो भारत की स्थिति है इन दोनों के बीच में जो एक तरह से स्थिति की बात करें तो ग्रीस के साथ खड़ा होकर जो भारत है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से तुर्की पाकिस्तान की जो धुरी है उसे क्या करता है, संतुलित करता है। और यही भारत का मास्टर स्ट्रोक माना भी जा रहा है। थोड़ा सा कुछ अन्य पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे, जैसे तुर्की पाकिस्तान की जो धुरी है, भारत ग्रीस एक वही जो रणनीति है उसी तरह का जो संबंध है वो स्थापित हो रहा है। तो अब तुर्की पाकिस्तान का जो एक गठबंधन है उसे जवाब कौन देगा, तो भारत ग्रीस का जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, बढ़ता हुआ जो सहयोग है, अब वो उसे चुनौती देगा। क्योंकि तुर्की जो है वो कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का क्या है, वो बड़ा भाई है। टर्की क्या करता है, हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, सैन्य शक्ति उसकी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान तुर्की को अगर पाकिस्तान की बात करें तो तुर्की के जो ड्रोन है, जो हथियार है, उनका बड़े स्तर पे इस्तेमाल करता है। क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में देखा है जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उस दौरान कई सारे जो ड्रोन्स थे वो टर्की मेड थे और उसकी जो तकनीकी थी, जो तकनीकी श्रेष्ठता है वो वहाँ पर देखी गई। लेकिन भारत का जो वार था वो इन सभी ड्रोन से ऊपर था, सबको मार गिरा। लेकिन उस समय अगर आप देखेंगे तो भारत के खिलाफ देखेंगे तो पूरी तरह से जो टर्की है उसने पाकिस्तान की मदद की। तो भारत जो ग्रीस सहयोग है वो तुर्की पाकिस्तान के गठजोड़ के लिए देखेंगे तो एक रणनीतिक सिरदर्द भी बन सकता है। तो इसी कारण से ये अब टर्की के लिए एक चिंताजनक स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है कि भारत जो है वो क्या कर रहा है कि ग्रीस को एक तरह से अपने साथ लेकर टर्की और पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा देखेंगे भारत के लिए जो भी लाभ हैं उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। जैसे भौगोलिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो विस्तार के स्तर पे देखा जा सकता है, क्योंकि भूमध्य सागर में भारतीय जो नौसेना है, जो इंडियन नेवी है, उसकी जो पहुंच है वो कहाँ पर पहुंचते जा रही है, वो अब एक तरह से देखें तो मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचते जा रही है। तो पहुंच के स्तर पे आप देखेंगे भूमध्य सागर तक जो भारत की पहुंच है उस कारण से ये नौसेना अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर रणनीतिक धुरी की बात करेंगे तो ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया के साथ देखेंगे तो वेस्ट एशिया जो क्वाड है उसमें अब कहीं ना कहीं भारत की जो बढ़ती हुई एक जो स्थिति है वो अब महत्वपूर्ण होती जा रही है। रक्षा निर्यात के संदर्भ में देखेंगे तो ब्रह्मोस या अन्य जो हथियार हैं वो भारत ग्रीस को अब बेचने के लिए तैयार है, ग्रीस इंटरेस्टेड भी है। तो भारत के लिए एक बड़ा जो मार्केट है वो ग्रीस बन चुका है और यूरोप से जो जुड़ा है, क्योंकि भारत का नाटो देशों के साथ एक तरह से देखें तो डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ग्रीस के माध्यम से क्या हो सकता है कि भारत का नाटो के साथ भी संबंध स्थापित हो रहा है। तुर्की पाक को एक खास मैसेज भी दिया जा सकता है, क्योंकि भारत किसी भी क्षेत्रीय जो धुरी है उसको संतुलित करने में क्या है, सक्षम है। और अब पाकिस्तान या फिर टर्की को ग्रीस के माध्यम से क्या कर सकता है कि भारत काउंटर कर सकता है। और इसके अन्य भी पहलू हो सकते हैं, जैसे भारत ग्रीस जो पहला नॉन सैन्य जो अभ्यास है ये महज क्या एक मिलिट्री डील तक नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। ये भारत का जो एक ग्लोबल विजन है उसके तहत देखें तो जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है पूरा उस तक और मेडिटेरेनियन सी तक जो पूरा एक सुरक्षा सहयोग है उस रूप में इस अभ्यास को देखा जा रहा है। ग्रीस के साथ ये जो साझेदारी है न सिर्फ तुर्की पाकिस्तान के लिए रणनीतिक चुनौती है बल्कि यूरोप और एशिया के बीच में भारत की जो भूमिका है उसको एक नए तरीके से क्या करेगी, परिभाषित करेगी। यानी कहने का मतलब कि ये जो अभ्यास है ये भारत का जो समुद्री शक्ति है, समुद्री जो पावर है, वही नहीं कूटनीति वैश्विक प्रभाव के स्तर पे भी एक मिला जुला जो प्रदर्शन है उस रूप में देखा जा रहा है। तो इस कारण से देखें तो पूरा न्यूज चर्चा में है। थोड़ा सा हम बात कर लेंगे जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है जिसे IMEC बोलते हैं, ये खास तौर पे चर्चा में इसके बारे में देख सकते हैं कि ये देखिए कॉरिडोर, ये एक मल्टी मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक मिक्स कह सकते हैं कि एक कॉरिडोर है। इसमें देखेंगे तो लंबा ये कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही जा रही है। और इसकी जो पटकथा है ये भारत में ही जब G20 का सम्मेलन हुआ था उसी समय इसकी नींव पड़ी थी 2023 में, जब देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 का आयोजन हुआ, G20 शिखर सम्मेलन हुआ। और उद्देश्य यही था कि साउथ ईस्ट एशिया यानी एशिया से क्या हो कि खाड़ी देश होते हुए यूरोप तक जो एक पहुंच है वो सुनिश्चित की जाए। और ये क्यों की जाए, तो भौतिक या फिर आर्थिक राजनीतिक जो एक कनेक्टिविटी है वो स्थापित किया जाए।
और अमेरिका के द्वारा जो घोषित पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वेस्टमेंट, जिसे PGII बोलते हैं, उसका भी क्या है, ये एक हिस्सा है। तो विकासशील जो देश हैं उनमें जो भी उच्च गुणवत्ता वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो परियोजना है उनको बढ़ावा देता है ये कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर पहले से ही कह सकते हैं कि चर्चा में है। अगर थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। ये क्या है, एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन के अलग अलग साधन होते हैं वो इसमें शामिल है। जैसे आप देखेंगे तो रोड ट्रांसपोर्टेशन भी है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी है, मेरीन ट्रांसपोर्टेशन भी है। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो समुद्री मार्ग भी शामिल है, सड़क भी शामिल है, इसमें रेलवे भी शामिल है। तो तीनों तरह के इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो शामिल है। इसको दो पार्ट में देखा जाता है। पहला जो पार्ट इसमें देखा जाता है उसमें ये कहा जाता है कि उसे बोला जाता है कि इसका ईस्ट कॉरिडोर है, और ये भारत से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचता है, तो ये पहुँचता है आपके UAE तक और सऊदी अरब तक। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसे बोला जाता है पूर्वी गलियारा, यानी कि IMEC का ये पहला पार्ट होता है, ये पूर्वी गलियारा है। और ये खास तौर पे भारत और भारत से सीधे क्या करता है कि जो खाड़ी के देश हैं उनको जोड़ता है ये कॉरिडोर। और दूसरा जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट 2 है, इसे बोला जाता है ये नॉर्थ गलियारा। ये क्या है, ये उत्तरी गलियारा है। और ये जो गलियारा होता है इधर खाड़ी के जो देश हैं, उन खाड़ी के देशों को, जो यूरोप के क्षेत्र हैं, जो यूरोप के देश हैं उनको जोड़ता है। जैसे ग्रीस है, इटली है या फिर फ्रांस है, तो उनको जोड़ने का काम करता है। इसमें कई सारे पड़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में। उसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे भारत से अरेबियन सी होते हुए UAE, और फिर क्या है, कैसे ये पूरा जो ट्रैक है ये जॉर्डन होते हुए इजराइल और फिर होते हुए यूरोप पहुँचता है। तो इसमें कई सारे जो भी पड़ाव हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे भारत में देखेंगे तो मुद्रा, कांडला, इस तरह के जो भी बंदरगाह हैं, UAE का फुजैरा, जबेल अली, अबू धाबी, सऊदी अरब का देखेंगे दम, रास अल खैर, इजराइल का जो हाइफा है, यूरोप का जो पिरियस है ग्रीस का, साउथ इटली का मेसीना है, मर्सिले का फ्रांस। तो ये बहुत सारे जो अलग अलग ठहराव हैं वो इस कॉरिडोर में शामिल है। और इसमें आप रेलवे नेटवर्क की बात करेंगे तो UAE से सऊदी अरब के बीच में और फिर जॉर्डन और हाइफा के बीच में इस तरह के जो रेलवे ट्रैक हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इन सब का उद्देश्य क्या है, तो पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को डेवलप करना, जो भारत और मध्य पूर्व जो पूरा यूरोप है उसको क्या करेगा, वो जोड़ने का काम करेगा। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो कॉरिडोर बना है इससे जो टाइम है, जो टाइम टेकिंग की बात कही जाती थी वो कम हो जाएगा। जो स्वेज नहर जाकर पहुंचने में जो समय लगता था उससे लगभग जो टाइम होगा वो 40% कम हो जाएगा। यही नहीं, जो कॉस्ट लगती थी ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी जो कॉस्ट होगी वो स्वेज नहर से होकर जाने की जो लागत है उससे लगभग 30% कम हो जाएगी इस नए कॉरिडोर के बनने से। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, टाइम कम लगेगा, तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन एमिशन है वो कार्बन एमिशन कम होगा। यानी कि एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा एक तरह से क्या होगा, हरित परिवहन होगा, ये पर्यावरण अनुकूल होगा। तो इसके बहुत सारे जो लाभ हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे व्यापारिक लाभ हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पहले से क्या हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो क्या हो पाएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो चीप हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा। कच्चे माल और जो भी लॉजिस्टिक के स्तर पे जो भी तैयार उत्पाद हैं वो बिना किसी रुकावट के क्या हो सकते हैं, उनका आवागमन होगा। तो जो सप्लाई चेन है वो सप्लाई चेन पहले से क्या हो जाएगा, वो पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। यही नहीं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो सेज है, वो जो सेज है उसके माध्यम से जो भी FDI है, जो विदेशी निवेश होता है, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, उसे हम आकर्षित कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। यही नहीं, अगर एनर्जी के क्षेत्र में देखें, ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखें, तो मध्य पूर्व से एक स्टेबल जो एनर्जी सप्लाई है वो बाकी क्षेत्रों को हो सकती है। तो इस कारण से देखें तो भारत के लिए तो इस कॉरिडोर के बहुत सारे महत्व है। जैसे रणनीतिक स्तर पे आप देखेंगे तो सबसे खास बात होती है कि अरब प्रायद्वीप के साथ क्या होंगे कि भारत के जो रिश्ते हैं
वो क्या हो जाएंगे, वो मजबूत होंगे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है भारत के लिए। और यही नहीं, इससे आप देखेंगे तो ग्लोबल जो सप्लाई है, ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो भी क्या हो जाएगी, वो सप्लाई चेन पहले से बेहतर हो जाएगी भारत के लिए। इसके अलावा देखेंगे तो जो चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसे काउंटर कर सकता है इस कॉरिडोर से भारत। तो एक ये भी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर निर्यात की बात करेंगे तो यूरोप में भारतीय जो वस्तुएं हैं वो पहुंचेंगी, जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, वो यूरोप के मार्केट में धीरे धीरे अपनी पहुंच बनाएंगे। और इससे क्या होगा कि भारत का जो एक बाजार है वो विस्तृत होगा। जैसा कि इस समय अमेरिका खुद पहले से आप देख सकते हैं कि भारत के ऊपर एक बड़े स्तर का जो टैरिफ दरें हैं वो लगा चुका है। और इस कारण से ये बार बार कहा जा रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए कि अपना जो मार्केट है, अपना जो बकेट है वो बढ़ाना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी में सबसे खास बात है कि जो हमारी पहल है, जो मेक इन इंडिया जो हमारी पहल है, उस पहल को भी क्या कर सकता है कि ये जो कॉरिडोर है ये और बढ़ावा दे सकता है, उसे और मजबूत कर सकता है। और इससे फायदा क्या होगा कि हमारी जो ऊर्जा जरूरतें हैं, जो हमारी खाद्य सुरक्षा की जो समस्या है उसका भी समाधान हो सकता है। क्योंकि इस गलियारे से खास तौर पे देखेंगे जो गल्फ जो कंट्रीज है वहाँ से ऑयल आ सकता है, यूरोप से आ सकता है। कृषि से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं हमारे, वो बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रोक टोक के आसानी से गल्फ कंट्रीज या यूरोप के जो देश हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिससे हम बड़ा विदेशी आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कारण से भी ये कॉरिडोर महत्व है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ग्लोबल स्तर पे और जियो पॉलिटिकल स्तर पे देखें तो इसका महत्व है, क्योंकि IMEC जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो USA है, जो इंडिया है, इनके बीच में ठीक है इस समय स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो गठजोड़ है, क्योंकि अगर कॉरिडोर की बात करेंगे तो इसमें अमेरिका का एक बड़ा सहयोग है। तो इससे भारत और अमेरिका के बीच का जो एक ज्वाइंट एक तरह से जो कह सकते हैं जो गठबंधन है वो क्या कर सकता है कि चीन को क्या कर सकता है, काउंटर करने में मदद कर सकता है। दूसरी बात करें कि रीजनल स्तर पे क्या हो सकता है कि स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि जो गलियारा है ये राजनीतिक जो तनाव है उसे क्या कर सकता है, ये कम कर सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है कि राजनीतिक स्तर पे जो तनाव है वो घटाने में ये सहायक हो सकता है। खास तौर पे अरब और इजराइल के बीच में जो एक तनाव है उसे ये कम कर सकता है। यही नहीं, अफ्रीका तक विस्तार किया जा सकता है इस कॉरिडोर का, क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि एशिया से यानी साउथ ईस्ट एशिया में भारत से, फिर गल्फ कंट्री, फिर यूरोप, वहाँ से क्या किया जा सकता है कि इसे अफ्रीका तक बढ़ाया जा सकता है। ट्रांस जो अफ्रीकी कॉरिडोर है, इसे खासतौर पे ट्रांस अफ्रीकन जो कॉरिडोर है उस रूप में इसे और कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस मॉडल के तौर पे इसे लाया जा सकता है। और अमेरिका भारत की जो साझेदारी है वो तो और बेहतर होगी, उसके लिए एक आर्थिक जो मंच है उस रूप में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा ग्रीस के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि ग्रीस की चर्चा कर रहे हैं, भारत के साथ जो महत्वपूर्ण पहला नौसेना जो अभ्यास हो रहा है, इस कारण से ये चर्चा में। तो देखिए थोड़ा सा ग्रीस के बारे में हम देख लेंगे, जो ग्रीस की अवस्थिति है और इसके बारे में बेसिक जानकारी पहले से आप जानते होंगे। ग्रीस जो है यूनान, या फिर पहले इसे यूनान के नाम से बहुत सारे आप मूवीज़ या इस तरह के जो अलग अलग कहानियाँ हैं या जो भी हिस्ट्री है उसमें यूनान के नाम से इसे आप जानते हैं। यूरोप का ये एक दक्षिण पूर्व में स्थित देश है और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है, वो एथेंस है। देश काफ़ी प्राचीन है, इसकी सभ्यता प्राचीन है, लोकतंत्र की जन्मस्थली माना जाता है। दर्शन या विज्ञान या ओलंपिक खेलों के लिए क्या है, ये खास तौर पे जाना जाता है। अगर इस देश की हम बात करें तो ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इसका जो क्षेत्र है वो दर्शाया गया है कि ये आकृति में कैसे है। एक तरह से आप देखिए तो आइलैंड भी बहुत सारे इसमें शामिल है। तो भौगोलिक स्थिति तो हम क्लियर कर ले कि दक्षिण पूर्वी जो यूरोप वाला क्षेत्र है वहीं पर भूमध्य सागर के किनारे पर ये आपको एक तरह से देखने को मिलेगा। एक तरफ इसके एजियन सागर है, दूसरी तरफ आयोनियन सी है। तो ये इसकी भौगोलिक है, यानी पश्चिम में आयोनियन सी है, पूरब में आप देखेंगे तो एजियन सी है। इनके बीच में ये महत्वपूर्ण है। अगर इसके महत्व की बात करें तो जैसे कि हमने बताया कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे जो दार्शनिक हैं उनका संबंध कहाँ से है, वो यूनान से, ग्रीस से है। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो मानी जाती है कि वो ग्रीस से हुई थी। ये
महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कारण से देखें तो ओलंपिया जो है ग्रीस से हुई थी। ओलंपिक खेलों की जो आज भी चलन में है, यानी आज भी ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो मानी जाती है कि वो कहाँ से हुई है, वो एथेंस से निकली है। तो एक तरह से ये प्राचीन समय में तो ये महत्वपूर्ण था ही। आधुनिक अगर समय की बात करेंगे, आधुनिक राजनीति की बात करेंगे, तो जो भी यूरोपीय यूनियन है, नाटो है, यूरोजोन के जो सदस्य हैं, उस रूप में ये खास तौर पे जाना जाता है। और भारत और ग्रीस के बीच में जो भी संबंध है, अगर थोड़ा सा उनकी अगर हम चर्चा करें तो प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और व्यावसायिक जो रिश्ते हैं वो यूनान और भारत के बीच में रहे। आधुनिक समय में देखेंगे तो रक्षा, समुद्री सहयोग, शिक्षा, आर्थिक जैसी जो विभिन्न पहलू हैं उन पर भी दोनों देश मिलकर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो खास तौर पे 2025 में पहला जो भारत ग्रीस नौसैन्य अभ्यास हो रहा है, ये अब खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी में खास तौर पे इंडिया मिडिल ईस्ट जो यूरोप कॉरिडोर है, वो एक और महत्वपूर्ण गेटवे ऑफ जो यूरोप है उसमें ग्रीस एक महत्वपूर्ण द्वार के रूप में मौजूद है। जिससे देखें तो भारत के साथ जो यूरोप में ग्रीस है उसके साथ जो संबंध है वो आने वाले समय में और बेहतर हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे देखेंगे जो टर्की है, टर्की के लिए एक बड़ी जो चुनौती है वो भी प्रस्तुत करेंगे। तो जो टर्की बार बार हमारे खिलाफ पाकिस्तान की मदद करता था और हमें कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह से परेशान करने की कोशिश करता था, तो उसका जवाब जो है वो भारत ने खोज लिया है कि ठीक है, हम अपना तो विकास करेंगे लेकिन हमारे विकास के साथ तुम्हारी जो स्थिति है वो और एक तरह से कमजोर होती जाएगी। तो इसी कारण से कहा जा रहा है कि भारत का ये मास्टर स्ट्रोक है एक तरह से टर्की पाकिस्तान के लिए। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात की। इसी मुद्दे पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। भारत ग्रीस पहले नौ सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? INS विक्रांत, INS त्रिकंद, INS चेन्नई या INS तलवार? तो इस तरह से आज इस मुद्दे की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।